ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल बजट में सबसे पहले देखें, द डायरेक्टर्स ऑफ स्लांटिंग स्टोर लिमिटेड हैव प्रिपेयर्ड ए कैश बजट. Required A has state one difference between a cash budget and a statement of cash flow. State two benefits of preparing a cash budget. इसका बी पार्ट है. सवाल कब आएगा? अक्टूबर नवंबर 1632 का क्वेश्चन है. सबसे पहली तो बात है कि हम थोड़ी थ्योरेटिकल पोर्शन भी इसका लिख लेते हैं. आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, ताकि हम उसके ऊपर भी फोकस जो है कर सकें. कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बेसिकली है, दैट इज बेसिकली पब्लिश्ड फॉर एक्सटर्नल यूज अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल अकाउंटिंग 7, IAS 7 के अंदर हम बनाते हैं. एंड इट हैज अ सर्टेन फॉर्मेट. जबकि कैश बजट इज बेसिकली यूज फॉर इंटरनल पर्पसेस, यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट इज यूज फॉर एक्सटर्नल पर्पस. इट इज प्रिपेयर्ड अंडर IAS 7. where cash budget, there is no set format of cash budget. You can prepare cash flow statement in IAS 7 and it has a proper format, but cash budget has no certain format. फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्सटर्नल यूज के लिए होती है, गवर्नमेंट के लिए, कस्टमर, सप्लायर, एम्प्लॉइज के लिए, लेकिन कैश बजट जो है वो इंटरनल यूज के लिए होता है. फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट बताती है रीजंस फॉर द चेंज इन कैश फॉर द होल ईयर, whereas cash budget can be prepared for a year, for a month, for 3 months, for quarterly, for weekly और yearly बनाया सकता है. अच्छा, कंपनी की रिक्वायर्ड है कि उसने कैश बजट बनाना ही बनाना है. इट इज कंपल्सरी ऑन ए कंपनी दैट दे शुड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू IAS 7, बट कैश बजट प्रिपरेशन इज नॉट ए कंपल्शन. ठीक है जी. तो कैश दोबारा बताइएगा, 1 मिनट, क्या करवा रहे हैं? मेरे क्वेश्चन निकालना है. जी जी, मैंने क्वेश्चन आपने निकाली है. स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन ए कैश बजट स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो. ये बता रहा हूँ कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेसिकली यूज फॉर प्रिपेयर्ड फॉर एक्सटर्नल पर्पसेस, रादर जबकि कैश बजट इज बेसिकली प्रिपेयर्ड फॉर इंटरनल पर्पसेस. फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट is prepared for a particular year of time or a particular period, which is normally 1 year. जबकि cash budget is basically prepared for weekly, for 3 months, for monthly और yearly भी बन सकता है. The cash flow statement is required. It has to be prepared by a company under IAS 7. But cash budget has no compulsion under IAS. फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड अंडर ए पर्टिकुलर पैटर्न. इट हैज सर्टेन पैटर्न. इट हैज सर्टेन हेड्स, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. क्योंकि कैश बजट का कोई सेट पैटर्न नहीं होता. तो उसने कहा कैश बजट के बेनिफिट्स बताएं, 2 बेनिफिट्स. तो कैश बजट क्या बताता है? इट अलाउज दैट हाउ कैश इज बेसिकली कमिंग इनटू द बिजनेस एंड फ्रॉम वेयर द कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस. इट शोज दैट आइदर इन द फ्यूचर you are going to face deficit in cash or you have surplus in cash. It tells us about the future cash position of the business, either short or long term. It basically gives you an ease to control your resources, because when you are able to know that in the future how much cash is required, you are able to control your expenses, control your resources, and it basically enhance your efficiency of the business. तो ये बेसिकली कैश बजट के बेनिफिट्स हैं. हम क्वेश्चन को देखते हैं एडिशन इन्फॉर्मेशन की तरफ. जी के स्लांटिंग स्टोर्स लिमिटेड सेल्स क्रेडिट पे कर रहे हैं. हाफ ऑफ ऑल क्रेडिट कस्टमर्स पे इन द मंथ ऑफ सेल, रिसीविंग ए कैश डिस्काउंट फॉर अर्ली पेमेंट. द रिमाइंडर पे इन द फॉलोइंग मंथ. Purchases for resale are paid in the month after purchase. तो कैश बजट हमने बनाया है. अब देखिए रिसीट्स में वो कह रहा है कि दिसंबर की जो सेल्स हैं वो आधी मिलती हैं जनवरी में और आधी मिलती हैं फरवरी में. तो जनवरी में रिसीट मंथ ऑफ सेल में 28,500 मिली है और 30,000 मिली है नेक्स्ट मंथ. इसका मतलब आपकी टोटल सेल्स कितनी होगी? 60,000 की. क्योंकि 30,000 अगर आपको नेक्स्ट मंथ मिल रही है, इसका मतलब है ये भी 30,000 था, और क्योंकि इसमें हमें डिस्काउंट दिया गया है तो ये अमाउंट कम इसलिए है 1500 से, क्योंकि 1500 हैज बीन गिवन एज डिस्काउंट. 1500 का अगर आप डिस्काउंट कैलकुलेट करना चाहें तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं आसानी के साथ, इजीली. तो वो आपका
आ जाएगा 1500 डिवाइड बाय 30,000 इंटू 100 दैट इज 5%। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में यानी जनवरी की सेल्स हमारी जो है, जनवरी की सेल्स हमारी जो है वो कितनी बनेंगी, उसका 50% यहाँ पे मिला है डिस्काउंट के साथ जनवरी में, और बाकी 30,000 यहाँ मिला है। तो टोटल सेल्स जनवरी की कितनी बनेगी, 60,000 की। ये हम फाइंड कर लेंगे। टोटल सेल्स जनवरी की आपकी आएंगी 60,000 की, 30,000 एंड 30,000 इट बिकम 60,000। फिर अगर हम बात करें फरवरी की सेल्स का, तो फरवरी की सेल्स भी 50% जो है वो मिल रही है यहाँ पर, और बाकी मिल रही है 27,500। 27,500 को मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो आपके पास फरवरी की सेल्स आ जाएंगी जो आएंगी 55,000। अच्छा, 27,500 का 5% निकाल लें और वो इसमें से माइनस कर दें, तो आपके पास वही अमाउंट आ जाएगी 26,125 जो उसने फरवरी में लिखी हुई है। क्योंकि फरवरी में जब आपको अमाउंट मिल रही है वो डिस्काउंट के साथ मिल रही है, वो डिस्काउंट आप उसमें से एडजस्ट कर देंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी। आगे करते हैं मार्च में। 27,500 माइनस 26,125 करेंगे, उतने का डिस्काउंट है। 27,500 का निकालें 5%, तो वो डिस्काउंट ही आ जाएगा। फिर वो माइनस करेंगे तो आपका आएगा 1375, वही बनता है। मतलब 37,500 में से माइनस करते हैं 26,125 तो भी 1375 ही आता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो 5% लेके क्यों डिस्काउंट निकालेंगे, उस तरह नहीं कर सकते। हमें तो सेल्स चाहिए ना यार। हम तो 27,500 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, सेल्स आ जाएंगी। ठीक है। बाकी बात डिस्काउंट की बताता हूँ आपको। डिस्काउंट की बात के लिए हमें पता है कि पहले महीने में 1500 डिस्काउंट हमने दिया था जनवरी में। सेल्स जो थी हमारी जो हमें मिली हैं वो कितनी थी, 30,000 की अमाउंट हमें मिली थी। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, डिस्काउंट की परसेंटेज आ जाएगी जो हर साल एक ही रहनी है, सारी बात आपके पास करके देख लें आप। क्योंकि हमें 30,000 की सेल्स हमें जनवरी में मिल रही है, लेकिन उसमें डिस्काउंट भी है, डिस्काउंट के बाद मिल रही है, 5% उसमें डिस्काउंट आ जाएगा। ये डिस्काउंट की परसेंटेज निकल आई है हर बड़ी जी, क्योंकि 1500 कम मिला है ना हमें 30,000 में से, तो 1500 हमने डिवाइड किया 30,000 से, तो हमारे पास जो है वो परसेंटेज आ गई। वही परसेंटेज आगे भी अप्लाई हो रही है। मार्च में देखना पड़ेगा कि मार्च में आपके पास सेल्स कितनी है। मार्च में आपको डिस्काउंटेड अमाउंट जो मिल रही है वो 30,875 है। इस 30,875 जो है that is equal to 95% of sales of the amount of sales, क्योंकि इसमें डिस्काउंट है ना, 5% इसमें डिस्काउंट है, इसको डिवाइड कर देंगे आप 0.95 से, तो आपके पास इसकी अमाउंट आ जाएगी, ये आती है 32,500। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास सेल्स आ जाएगी। मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 65,000 की आपकी सेल्स आ जाएंगी, जो कि आपकी आती है सेल्स एंड पे। ये मल्टीप्लाई क्यों किया और इसमें फिर डिवाइड क्यों किया? एक रूल नहीं होना चाहिए हर एक के लिए निकालने के लिए? एक ही रूल है बेटा, क्योंकि 30,875 में से 5% की अमाउंट माइनस हो चुकी हुई है। हमें पता है कि डिस्काउंट 5% है, जो कि यहाँ से पता चला। इसका मतलब है अमाउंट भी हमें हाफ मिली थी, वो 5% कम है यहाँ पर भी, यहाँ भी 5% कम है, तो यहाँ भी 5% कम है। तो 30,875 is equal to 95% of the half sales. 30,875 divided by 0.95, तो आपके पास सेल्स हाफ आ जाएंगी, जिसमें से मार्च में इतनी मिली है और बाकी 32,500 अप्रैल में मिलेंगी, तो टोटल सेल्स बनेगी 65,000। मैं 28,500 भी निकाल के दिखा देता हूँ, जिस मर्जी अमाउंट पर निकाल के दिखा दो,
वही बनेगा, डिवाइड बाय 0.95 करूंगा, ये 30,000 ही आ जाएगा। करके देख लें, 26125 पे करेंगे तब भी आएगा। जी 5% कम है ना अमाउंट, सारी बात है। 5% से जिस तरह हमने पहला वाला किया 1500 डिवाइड बाय 30,000, इस तरह नहीं कर सकते? 1500 डिवाइड बाय 30,000 हमारे पास, उसमें हमें पता था कि नेक्स्ट मंथ 30,000 की अमाउंट है हाफ सेल्स की, तो हमने कर दिया था। इस समय हमें पता ही नहीं कि मार्च अप्रैल में कितनी अमाउंट टोटल मिली है, ठीक है। ऐसे हम उसमें कर नहीं सकते। अगर मुझे पता होता कि अप्रैल में 32,500 मिल रहा है तो मैं डेफिनेट तरह ही फाइंड करता, उसका डिफरेंस ले लेता 32,500 में से। करके देख लो, बल्कि तुम 32,500 में से अगर आप माइनस करो 30875 तो आता है 1625, इसको डिवाइड करो 32,500 से इंटू 100 तो 5% ही आएगा। करके देखें, लेकिन वो तो तब आएगा ना जब आप कि 32,500 की सेल हो रही है। अभी तो आपको पता ही नहीं है कि सेल कितने की होगी, तो आप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट में उसने क्वेश्चन में कहा है कि आपने फाइंड करना है नेक्स्ट में कह रहा है डिस्काउंट फाइंड करना है ईच ऑफ द 3 मंथ्स। बहुत आसान है, 30,000 माइनस 28,500 पहले मंथ की आ जाएगी। ठीक है जी, फिर उसके बाद आप करेंगे जी ये जो अमाउंट आपकी है 27,500 माइनस 26,125 तो सेकेंड ईयर की आ जाएगी 1375। और फिर आप करेंगे 32,500 माइनस 30875 तो वो 1625 आ जाएगी। मार्च का डिस्काउंट आ जाएगा। उसने कहा वैल्यू ऑफ कैश डिस्काउंट फॉर ईच ऑफ द 3 मंथ्स निकालें। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 30,000 में से 28,500 माइनस कर देंगे, 1,500 की डिस्काउंट आ जाएगा। 27,500 में से 26,125 माइनस कर देंगे तो डिस्काउंट आ जाएगा 1375 का। और 32,500 में से 30875 माइनस कर देंगे तो 1625 डिस्काउंट आ जाएगा। जो सेल्स की है ये आपने कहाँ कहाँ की है? ये 28,500 डिवाइड बाय 0.95 ये जनवरी की है ना? तो वैसे समझाने के लिए बताया कि 5%। ये उन्होंने पहले में सेल्स ही तो मांगी हुई है। नहीं, सेल्स तो पहले की, जो जनवरी की सेल्स हैं वो क्योंकि आधी जो है वो फरवरी में मिल रही है, जो 30,000 बनती हैं, तो आधी फरवरी में मिल रही है तो बाकी आधी जनवरी में फॉल करती हैं, तो टोटल 60,000 बन जाएंगी 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2 से। सेल्स का इससे डिस्काउंट से फिलहाल ताल्लुक नहीं है, जनवरी की सेल्स का। फरवरी की सेल्स का भी नहीं सर, मैं वो सेल्स ही नहीं लिखी है अभी तक, इसलिए कह रहा हूँ। नहीं, उसने कहा है कि जो जनवरी की सेल्स हैं वो 50% मिलती हैं 5% डिस्काउंट के बाद जनवरी में, और बाकी 50% मिलती हैं फरवरी में। तो फरवरी में जो मिल रही हैं दैट इज 50% ऑफ सेल्स, सो द टोटल सेल्स ऑफ जनवरी 60,000। मार्च में जो दैट इज 50% ऑफ फरवरी सेल्स, सो द टोटल सेल्स is 27,500 multiplied by 2 that is 55,000। मार्च की सेल्स का इशू है क्योंकि हमारे पास अप्रैल में जो अमाउंट मिल रही है 50% वो नहीं पता। तो 30875 जो है ये बराबर है 95% ऑफ द हाफ ऑफ सेल्स। उससे 32,500 निकाल लिया, उसका डबल कर दिया तो उसकी सेल्स भी आ गई। मैं तो इस वक्त आगे चला गया हूँ डिस्काउंट के ऊपर, आप सेल्स की बात मुझसे पूछ रहे हो। डिस्काउंट की बात हम कर रहे थे, वो अलग है, सेल्स की बात अलग है। अब अगर हमने डिस्काउंट उसने कहा फाइंड करने को, तो डिस्काउंट हम कैसे फाइंड करेंगे? आपकी हाफ सेल्स जनवरी की 30,000 है, उसमें से आप जो सेल्स के पैसे मिले हैं वो माइनस कर देंगे तो आपके पास डिस्काउंट आ जाएगा 1,500 का। इसी तरह दूसरे की 27,500 की सेल्स है, उसमें से आप डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो उसका डिस्काउंट आ जाएगा 1375, और 32,500 में से 30875 मार्च के लिए माइनस करेंगे तो उसका डिस्काउंट आ जाएगा 1625। रेट ऑफ कैश डिस्काउंट मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ 5%, तो जो पॉइंट नंबर 1 है वो भी हमने सॉल्व वो कर लिया है। जनवरी की क्या निकली थी वैल्यू ऑफ कैश डिस्काउंट? 1500। हाँ जी, पहले की जनवरी की कैश डिस्काउंट जो निकल रहा है 1500 है।
वहां से हम परसेंटेज भी फाइंड कर सकते हैं, 1500 डिवाइड बाय 30,000 इंटू 100, परसेंटेज भी आपकी निकल आएगी। पैसे उसकी रिक्वायर्ड है उस हिसाब से। फरवरी की 1375 है। जी बिल्कुल, दूसरे की सेकंड की 1375 आ जाएगी। और मार्च मार्च की भी आप 32,500 में से माइनस करेंगे ना, तो आप क्या है 1625। जी हाँ। एब्सोल्युटली राइट। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमें वो कहता है जी आपने बनाना है ट्रेड रिसीवेबल बजट। तो ट्रेड रिसीवेबल बजट हम बना लेते हैं। ऐसा कह रहा है प्रिपेयर द ट्रेड रिसीवेबल बजट फॉर ईच ऑफ द 3 मंथ्स जनवरी टू मार्च। जनवरी टू मार्च का हमने जो है वो ट्रेड रिसीवेबल बजट जो है वो कह रहा है कि बना के दिखाएं। बना लेते हैं ट्रेड रिसीवेबल बजट। डिफरेंट क्वेश्चन है बिकॉज कैश बजट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर। तो लेकिन ट्रेड रिसीवेबल बजट बनाना इसमें बहुत आसान होगा, क्योंकि जब आपके पास कैश बजट ऑलरेडी अवेलेबल है, ट्रेड रिसीवेबल में आपको प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी। ठीक है, इसमें बन जाएगा जी, चले थे फरवरी का बन जाएगा और हमारा बन जाएगा मार्च का। क्या बना रहे हैं हम, अब हम ट्रेड रिसीवेबल बजट उसने बनाने को हमें कहा है जनवरी का, फरवरी का और मार्च का, तो वो हम जो है वो बना रहे हैं। सबसे पहले जाहिर बात है आपका ब्रॉड डाउन जो है वो आ जाता है, यानी कि ट्रेड रिसीवेबल एट द स्टार्ट। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे एट द स्टार्ट। तो स्टार्ट में ट्रेड रिसीवेबल जो हमारे पास दिए हुए हैं वो हमें सेल्स का देखना पड़ेगा, कितने हैं सेल्स, उसके हिसाब से निकालना पड़ेगा। 8 लिखा जा रहा जगह तो है, देखते हैं क्वेश्चन में हम। हमारे पास अगर आप गौर करें तो रिसीट जो पिछले मंथ की आ रही है, जनवरी की जो रिसीट हमें आ रही है वो कितनी आ रही है 40,000। इसका मतलब है दिसंबर की जो सेल्स हैं आधी 40,000 वो दिसंबर में मिल गई हैं, और 40,000 जो है वो कब मिलनी है जनवरी में। रिपीट कर रहा हूँ, दिसंबर की सेल्स का 50% दिसंबर में मिलता है और 50% मिलता है जनवरी में। इसका मतलब है कि 50% 40,000 जनवरी में मिला है, दिसंबर की सेल्स कितनी होंगी 80,000। 80,000 का हाफ दिसंबर में मिल गया और बाकी अभी जनवरी में मिलना है। तो आपके ट्रेड रिसीवेबल कितने आएंगे 40,000 के। स्टार्ट के जो ट्रेड रिसीवेबल आप लिखेंगे जनवरी में, तो यहाँ पे कितने आएंगे 40,000 के। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे क्रेडिट सेल्स। रिपीट कर रहा हूँ 40,000 के कैसे आए हैं, क्योंकि क्वेश्चन में अगर आप देखें तो जनवरी में दिसंबर की सेल्स का 40,000 मिल रहा है। इसका मतलब है दिसंबर की सेल्स 80,000 थी, जिसमें से 40% 5% डिस्काउंट के साथ दिसंबर में मिल गया और बाकी जनवरी में मिलना है, यानी जनवरी में वो अभी तक मिला नहीं है। ये हमने क्रेडिट सेल लिख ली थी, इसमें से हम लेस कर देंगे कैश रिसीव्ड, इसको कर देंगे हम जी। हाँ लिख देते हैं हम। कैश रिसीव लिखना बहुत ही आसान है। फ्रंट मंथ
और आ जाएगा 1 मंथ आफ्टर सेल। तो ये कहाँ से उठाएंगे आप बेटा? ये हम वहीं से उठा लेंगे कैश बजट में से, क्योंकि कैश बजट में ऑलरेडी दिया हुआ है। जनवरी में रिसीट कितनी मिल रही है? 28,500 जनवरी की मिल रही है और 40,000 मिल रही है किसकी? दिसंबर की। यही वो रिसीट्स हैं जो आपने कैश बजट में लिखनी होती हैं। तो हम लिख देंगे डायरेक्ट 28,500 और 1 मंथ में कहीं कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है 40,000, क्योंकि ऑलरेडी वो कैश बजट में हमें दी हुई है। सेकेंड फरवरी की भी दी हुई है 26,125 और 30,000। 26,125 इधर आ जाएगा, 30,000 हमारा इधर आ जाएगा। डिस्काउंट की बात हम कर लेते हैं। यहाँ पे डिस्काउंट मैं बाद में करता हूँ, मैंने निकाला तो हुआ है ऑलरेडी। तीसरी आपकी आ जाएंगी 30,875 और 27,500। 30,875 और 27,500 इधर आपका आ जाएगा जी डिस्काउंट अलाउड। और वो डिस्काउंट जो है वो आपका 1,500 है, निकाल चुके हैं ना। 1,375 है और लास्ट का 1,625 इनका टोटल कर लेते हैं और कैश बजट का जो है वो आंसर आ जाएगा आसानी के साथ। क्योंकि ये रिसीट्स थी हमारी, ये तो हमें क्वेश्चन में पहले ही दी हुई थी ना, उसकी वजह से हमारा क्वेश्चन जो है वो आसान हो गया। हमें वो उसको हमें सॉल्व नहीं करना पड़ा। इसका टोटल हम कर लेते हैं, ये आपका आ जाएगा 1 लाख। नेक्स्ट का टोटल हम कर लेते हैं, वो आपका आ जाएगा जी 85,000। अच्छा उसका प्रॉब्लम मैंने लिखना है अभी, पहले इसका टोटल कर लेते हैं। यानी कि जो कैश हमारा है इसके अंदर लाइन लगा दें, ये टोटल रिसीट्स आ जाएंगी ना आपकी, इसमें से माइनस कर देंगे टोटल इनका जो पेमेंट्स का है। ये आपका आता है 70,000। इसका टोटल जो आएगा 70,000 माइनस कर देंगे तो ये अमाउंट आपकी आ जाएगी, यानी कि 30,000 विच इज बेसिकली जी जी दूसरे का 57,500 नीचे वाले का टोटल। ये आपका आ जाएगा ब्रॉड डाउन 30,000। ये आपका आ जाएगा जी 55,000। इसका टोटल कितना आ रहा है जी? 57,500। ये आपका कैरी डाउन जो है वो आपका आ जाएगा 27,500 माइनस 2,500। इधर आ जाएगा। आप इसमें 92,500 इसमें से जो ये कैश रिसीव्ड है सारा ये आप माइनस कर देंगे, यानी कि 2,500 प्लस 27,500 इट विल ऑब्वियसली बिकम 60,000। ये 60,000 बनेगा। क्लोजिंग वही आएगा जो अगले साल आपने पे करना है, 32,500 ही आना चाहिए सारी बात। देखो ना, जनवरी की सेल्स का 30,000 हमें फरवरी में मिलना है, फरवरी की सेल्स का 27,500 में मार्च में मिलना है, और मार्च की सेल्स का 32,500 में अप्रैल में मिलना है। तो वही हमारे ट्रेड रिसीवेबल बन रहे हैं एट द एंड और एट द स्टार्ट। ये हमने ट्रेड रिसीवेबल बजट भी इस क्वेश्चन में प्रिपेयर जो है वो कर लिया है। आगे नेक्स्ट पार्ट वो क्वेश्चन क्या कहता है, जो थोड़ा टेक्निकल है, मुश्किल भी है, बच्चे इसको सॉल्व ऑब्वियसली नहीं कर सके होंगे और बिकॉज इट इज डिफिकल्ट, तो ऑब्वियसली बच्चों को 100% हैंडल नहीं हुआ होगा, बच्चों से शक वाली बात इसमें नहीं है। वो कहता है जी कि प्रिपेयर द डायरेक्टर्स विश टू एलिमिनेट द एक्सपेक्टेड डेफिसिट। जो डेफिसिट में आ रहा है तो वो विश कर रहा है कि एलिमिनेट करने के लिए। फरवरी में डेफिसिट आ रहा है ना आपका, गौर करें जरा। They are considering paying 15,000 in January for an advertising campaign which is expected to increase sales from February onwards. फरवरी ऑनवर्ड से सेल्स हमारी जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी अगर जनवरी में 15,000 रुपया एडवर्टीजमेंट का खर्चा किया जाए। एक तो कैश आउटफ्लो होगा फरवरी में 15,000 रुपए का एक्स्ट्रा,
दूसरा जो डेफिसिट है वो खत्म हो जाएगा। डेफिसिट कितना है? 1600 का, ठीक है ना, तो वो भी खत्म हो जाएगा। यानी 15,000 और 1600, 16,600 हमारा कैश जो है वो हमें इनफ्लो हमारा होगा। बढ़ना चाहिए ना कैश इतना, 15,000 ताकि हम एडवर्टीजमेंट भी कर सकें और 1600 हमारा डेफिसिट भी खत्म हो जाए। उसके बावजूद हमारी इतनी फरवरी की सेल्स बढ़नी चाहिए, ठीक है ना। कैलकुलेट द रिक्वायर्ड इंक्रीज इन फरवरी सेल्स आफ्टर द एडवर्टीजमेंट कैंपेन नीडेड टू अवॉइड द नेगेटिव कैश बैलेंस। बताएं कितनी सेल्स इंक्रीज करें कि आपका एडवर्टाइजिंग कैंपेन भी हो जाए और आपका नेगेटिव कैश बैलेंस भी खत्म हो जाए। 15,000 तो एडवर्टीजमेंट का है और 1600 जो है वो कैश डेफिसिट है, तो 16,600 जो है वो आपको सेल्स इंक्रीज करनी है जो फरवरी में मिले, आपको कैश मिले। अब फरवरी में जो कैश मिलता है आपको, वो तो आपको पता है कि डिस्काउंट के साथ मिलता है। फरवरी में जो कैश मिलता है 16,600 वो मिलेगा डिस्काउंट के साथ 95% ऑफ हाफ ऑफ फरवरी सेल्स मिलेगा आपको। ये मिलना चाहिए आपको। 16,600 का डिवाइड कर देंगे आप 0.95 से, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी, मैं निकालता हूं, 17473 17473.68 और इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो आपके पास रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सेल्स जो कि चाहिए, फरवरी की सेल जितनी होनी चाहिए वो आपके पास आ जाएंगी 34,948। ये 34,948 इतनी सेल्स आपको फरवरी में चाहिए, जिससे आप इतनी सेल्स आपकी बढ़ेंगी तो ही आपका एडवर्टीजमेंट कैंपेन भी हो जाएगी और आपका कैश डेफिसिट भी खत्म हो जाएगा। मुश्किल पॉइंट था, मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ, जरा गौर से देखिएगा। वो कहता है कि आपने फरवरी की सेल्स को बढ़ाना है। अब फरवरी की सेल्स को कितना बढ़ाएं कि हमें फरवरी में इतना कैश मिले। अब फरवरी में कैश मिलता कहां से है? फरवरी में फरवरी की सेल्स का हाफ कैश मिलता है हमें, क्योंकि बाकी तो मार्च में मिलेगा। यानी फरवरी की सेल्स का हाफ कैश हमें मिले, जिसपे 5% डिस्काउंट भी हो और वो हमारे कैश डेफिसिट को खत्म कर दे 1600 को भी, और एडवर्टाइजिंग कैंपेन 15,000 की वो भी हम कर लें। यानी 15,000 रुपया हम एडवर्टाइजिंग कैंपेन का भी पे करें और कैश डेफिसिट भी हमारा खत्म हो जाए। यानी 16,600 हमें कैश में सेल हमारी बढ़नी चाहिए। लेकिन जो कैश में सेल्स बढ़ेगी वो तो 95% होगी हाफ ऑफ फरवरी सेल्स का, क्योंकि डिस्काउंट के बाद 95% कैश मिलता है हमें फरवरी की सेल्स का, आधी सेल्स का 95%। तो फरवरी की जो आधी सेल्स है वो कितनी बनेगी? 17473, और फरवरी की टोटल सेल्स कितनी बनेगी? मल्टीप्लाई बाय 2, 34,948, जिसका हाफ 5% डिस्काउंट के बाद हमें फरवरी में मिलेगा 16,600, जिसके वजह से हम 15,000 एडवर्टीजमेंट भी कर पाएंगे और 1600 का कैश डेफिसिट भी खत्म हो जाएगा। जी जी, बात समझ आइए मेरी? इस तरीके से हम रिवर्स गए हैं। ये एक डिफिकल्ट पॉइंट था जो हमने समझा है। बताएं मसला है तो इसमें मुझे समझ आ गई है तो ठीक है, अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। सर प्रॉब्लम है, मुझे जरा दोबारा बताइए। हाँ जी, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको। देखें, वो कहता है फरवरी की सेल्स आप कितनी इंक्रीज करें, यानी कि फरवरी की सेल्स में कितना इंक्रीज करें या फरवरी की सेल्स कितनी होनी चाहिए कि आप एडवर्टाइजिंग कैंपेन भी खर्चा निकल आए और प्लस आपका जो कैश डेफिसिट है वो भी खत्म हो जाए। तो आपको 16,600 जो है वो चाहिए कैश, जो कि तो आप 16,600 कहाँ से है? 15,000 एडवर्टाइजिंग कैंपेन का है जो हमें चाहिए, और बाकी जो अमाउंट है वो 1600 का कैश डेफिसिट है, जो कैश आपको नहीं मिल रहा।
वो अमाउंट है 1600 का कैश डेफिसिट है जो हमें नहीं मिल रही। वो अमाउंट जो है वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो 15,000 एडवर्टीजमेंट कैंपेन का है, 1600 कैश डेफिसिट है, ये पैसे हमें चाहिए। कैश डेफिसिट कहाँ लिखा हुआ है? ये सामने लिखा हुआ है यार, ये कैश डेफिसिट क्लोजिंग बैलेंस 1600 का फरवरी का। ठीक है ठीक है ठीक है। अब हमें बेसिकली क्या चाहिए, हमें सेल्स इंक्रीज करनी है कि हमें कैश मिल जाए कितना, 1600 कैश, सॉरी 16,600 कैश मिले। 16,600 कैश हमें फरवरी की सेल्स का कैसे मिलता है कि फरवरी की सेल्स का हाफ, उसका 5% निकाल कर हमें 16,600 मिलना चाहिए। वहां से मैं गया हूं रिवर्स। 16,600 शुड बी इक्वल टू 95% ऑफ हाफ ऑफ फरवरी सेल्स। 95% का मतलब है कि फरवरी से हाफ कितनी होनी चाहिए, 17473 या 474, और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो फरवरी सेल्स हमें 34948 की चाहिए। 34948 की फरवरी सेल्स होंगी, इसका हाफ निकालो और उसका 5% निकाल के माइनस करो तो 16,600। ये हम 0.95 इसलिए करते हैं क्योंकि वो डिस्काउंट है 5% का एक तो, जी 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 जी। और फिर आप जरा मल्टीप्लाई ऐसा बाय 2 करो, करते हैं, मैं मल्टीप्लाई बाय बताता 2 हूँ, करते हैं क्योंकि क्योंकि हाफ सेल्स है ना। आप मुझे जी आप ऐसा करो कि 34948 को डिवाइड करो 2 से, इसका हाफ मिलना है ना, जी इतना बना है। 17474। ठीक है जी, इसमें से आप सारे पैसे तो नहीं मिलने हैं, इसमें से कम मिलना है ना, इसका जी निकाल के इसमें से माइनस कर दो, इसका 5% निकाल के इसमें से माइनस कर दो, ठीक है। तो आपके पास वही अमाउंट आ जाएगी जो आपको रिक्वायर्ड है। इतना कैश आपको फरवरी की सेल्स मिलना चाहिए, तो वो सेल्स आप 16600.3। वही ना, तो हाँ 1660 का ठीक। और 16,600 आपको चाहिए हर सूरत में। तो एडवर्टाइजमेंट और वो कॉस्ट पूरी करने के लिए कॉस्ट पूरी इतनी। करने के लिए आपको जो है वो चाहिए, तब आपका वो क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है, अदरवाइज वो आपका सवाल कंप्लीट फॉर्म में नहीं आएगा, प्रॉब्लम आएगी। सही। ठीक है जी। अब हम कैश बजट की तरफ हम दोबारा चलते हैं, क्योंकि हम कैश बजट जो है वो बनाना चाह रहे हैं। तो कैश बजट हमारा जो है वो किस तरीके से सॉल्व होता है और किस तरीके से हम उसे फाइंड आउट करते हैं। तो अब हम कैश बजट बनाते हैं। जो कैश बजट बनाना आसान है, क्योंकि इतना जो है वो मुश्किल सवाल हम सॉल्व नहीं करने जा रहे, तो होपफुली हम इजीली जो है वो कैश बजट जो है वो प्रिपेयर जो है वो कर लेंगे। तो हम देखते हैं कैश बजट की तरफ, सवाल को लेके चलते हैं, या फिर इस तरह करते हैं कि हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। व्हाट डू यू थिंक? ठीक है सर। ताकि वो हमारा सवाल जो है वो कंप्लीट हो जाए। 1:12 हो रहे हैं। मेरी क्लास ठीक है, फिर हम अब 3 मिनट बाद, बल्कि 3 मिनट बाद नहीं, 1:30 पे करते हैं, ठीक है? 1:30 में स्टार्ट करेंगे? हाँ जी, तुमने जाना होगा बल्कि तो। हाँ जी, तो ये 15 मिनट का फर्क क्यों, मतलब अभी कर लें स्टार्ट? मेरी अब क्लास है स्कूल की, उसको भी चेक करना है बच्चे। 15 मिनट? नहीं, चेक करूंगा ना बच्चे आए या नहीं आए, या फिर तुम हो आओ पहले वहां से, फिर हम थोड़ी देर बाद कर लेंगे, 3 बजे कर लेंगे। तो मेरी बात की वजह क्या होती है, आप अभी कर लेते हैं, हम क्लास में थोड़ा लेट चला जाऊंगा, आप बच्चे चेक करके मुझे बताएं फिर। ठीक है, ओके। ओके।